चलिए तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, कैसे लगता है, अबाउट एक्सिस हम टॉर्क कैसे निकालते हैं, अबाउट अ पॉइंट हम टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं। बट उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक दो सवाल रह गए थे, वो भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था एक कैविटी वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम हमने किया। एक ही है, चलो करो इसे। अ रिजिड बॉडी कैन बी hinged about any point on the x-axis when it is hinged such that the hinge is at x, किसी पॉइंट x पर the moment of inertia is given by I is equal to 2x square minus 12x plus 27. Then find the x coordinate of the center of mass. तो कैसे हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई हमें पता नहीं है, शेप वगैरह कुछ दी नहीं है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और एक्स एक्सिस पे इसे हिंज कर रहे हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और मान लेते हैं कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, हमें तो पता नहीं सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहाँ पे होगा। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बोल देते हैं दिस इज द ICOM। ठीक, अब बताओ कि अगर मैं किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। जैसे मान लो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, दैट इज I1। इसके अबाउट लिखूंगा तो मान लो I2। ये अलग अलग एक्स पे है, मान लो ये x1 है, ये x2 है, अलग अलग एक्स पर। ठीक, क्या लिखूंगा बताओ? मैं यही लिखूंगा ना कि आई, किसी भी पॉइंट पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई लिखूंगा दैट इज इक्वल टू ICOM प्लस MD² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी एक्सिस है जिसके अबाउट इस ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? ICOM इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ICOM प्लस MD²। ICOM ये है और उससे वहां की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आई आपको निकालना है, राइट। मतलब अगर आई की मिनिमम वैल्यू में बात करूंगी, आई की मिनिमम मतलब डी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? डी क्या होता है? डी की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है तो उसके लिए आपको बताना होगा डी होता क्या है। डी होता है सेंटर ऑफ मास से दूरी उस एक्सिस की जिस एक्सिस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो डी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? जब डी 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ICOM प्लस डी 0 हो गया तो 0। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है। यहाँ से हम ये बात समझे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे कई सारी एक्सिस आपको दी गई हों और आपसे बोला जाए कि बताओ सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगा, तो किस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगा? जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। यहाँ से मैंने ये बात प्रूव की। अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक इक्वेशन दी हुई है, I बराबर 2x² माइनस 12x प्लस 27। I बराबर 2x² माइनस 12x प्लस 27। ठीक है, अब ये x के साथ इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको पूछा है कि बताओ भैया x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी मतलब आई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? ICOM मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू x के जिस वैल्यू पर आएगी, आई की मिनिमम वैल्यू x की जिस वैल्यू पे आएगी वो x सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिंपल। तो मतलब बेसिकली मुझे क्या निकालना है? इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 0 कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करो कितना हो गया? 4x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया? 3। मतलब आई की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको? 3 पर। आई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आपसे पूछे कि आई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप x बराबर 3 पुट कर दो, 3² माइनस 12 इंटू 3
प्लस 27, ये किसका सेंटर, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या आ गए, 3 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, तो x बराबर 3 इज द आंसर। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के साथ मिनिमम होता है। हमें आई की इक्वेशन पता है x के साथ, हमने इस आई का मिनिमम वैल्यू निकाल लिया, फिर देखा कि आई की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर निकल रही है, x बराबर 3 पर निकल रही है। 3 क्या हो गया, x सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, आया समझ। चलिए ये वाला करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगुलर शीट दिख रही है, एक ट्रायंगुलर शीट दिख रही है आपको। बताइए, एक ट्रायंगुलर शीट दिख रही है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल शीट, यस। ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है। इसमें ये जो एक्सिस दे रखी है ना, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इस ट्रायंगुलर शीट का मास m है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। ये जो एक्सिस गिवन है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस ट्रायंगुलर शीट का। करिए। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे करें बताइए। तो ट्रायंगुलर शीट का तो कोई फॉर्मूला हमें पता भी नहीं है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए भी हमें वो चाहिए कुछ तो पता हो उससे रिलेटेड। यहाँ तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं या सिमेट्री का यूज कर सकते हैं, तो हम करेंगे सिमेट्री का यूज। अब कैसे करते हैं सिमेट्री का यूज, देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और शीट जोड़ते जाऊंगा इसमें, पर वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बोल दूं कि जो एक्सिस आपको गिवन है, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लीजिए आई है, ये आई ही आपको फाइंड करना है। अब आप इस तरह से इसमें शीट ऐड करो, इस तरह से इस ऑब्जेक्ट में ऐड करो कि ये जो एक्सिस गिवन है, इस एक्सिस के अबाउट जो आप ऐड करोगे सिमेट्री से, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह की ट्रायंगुलर शीट, 3 शीट और ऐड कर सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। तो इसमें हम और शीटें ऐड करते हैं, देखो किस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ। एक शीट में ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, सिमेट्री मतलब बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, सब कुछ सेम, लेंथ भी सेम, हाइट भी सेम, सब कुछ सेम। एक ये हो गई, एक और एक इस तरफ करूंगा, एक इस तरीके से, दो। टोटल कितनी हो गई, दो ऐड हो गई, एक तो पहले से थी, दो ऐड हो गई, एक और मैं करूंगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर आप चारों शीटों को एक साथ देखो तो क्या दिख रहा है आपको, एक ये तो एक मुझे स्क्वायर प्लेट दिख रही है। क्या दिख रही है मुझे, एक स्क्वायर प्लेट दिख रही है। ध्यान से देखो, ये हो गई वो एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। भाई लेंथ वगैरह निकाल लो, लेंथ वगैरह निकाल लेते हैं, चलिए। फिर आप बताना मेरे को क्या दिख रही है आपको। तो यहाँ पे हमको ओरिजिनली ये लेंथ एल दे रखी है, ये लेंथ एल दे रखी है। तो बेसिकली ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2L, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे मतलब ये वाली लेंथ हो गई एल स्क्वायर नहीं सॉरी, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर √2L। तो ये लेंथ भी कितनी हो गई, √2L। ये लेंथ भी कितनी हो गई, √2L। और ये लेंथ भी कितनी हो गई, √2L। तो देख रहे हो आप, ये चारों साइड कितनी हो गई, √2L 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 √2L। तो चारों साइड बराबर हो गई, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अच्छा, जो एक ट्रायंगुलर शीट थी इसका मास था m, तो सभी मैंने सेम ऐड किया, तो सभी का मास कितना हो गया m। तो पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया, 4m। अब ध्यान से सुनो, एक ट्रायंगुलर शीट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, I।
तो 4 है, तो चारों का आई 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 कितना बन गया, 4i। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर कितना आ जाएगा भैया, 4i आ जाएगा। अच्छा, मतलब चारों सिमेट्रिकल है, नहीं तब तो लिखें 4i। भाई देखो, मैंने इसके सिमेट्री मैंने देखा कि भैया इस एक्सिस से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके का है, इतनी दूरी पर है, इस तरीके से छोटा होता जा रहा है। फिर मैंने जब दूसरी शीट ऐड करी तो यहाँ पे भी देखा मैंने, बिल्कुल सेम है, छोटा होता जा रहा है फिर बड़ा होता जा रहा है, फिर यहाँ पे भी छोटा फिर बड़ा और फिर यहाँ पे भी तो सेम ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, एक शीट का आई है तो टोटल 4 शीटों का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 4i। ठीक है, पर फायदा क्या हुआ इसको बनाने का, फायदा ये हुआ कि अब ये स्क्वायर प्लेट बन गई। और स्क्वायर प्लेट के लिए तो मैं सारे फॉर्मूले जानता हूँ भाई। स्क्वायर प्लेट के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जानते हो, बिल्कुल जानते हो, अगर आप रिवाइज करते हो तो आप जानते हो। ये थी स्क्वायर प्लेट, मैंने सिखाया था आपको, देखो ऐसे स्क्वायर प्लेट है तो उसमें अलग अलग एक्सिस के अबाउट मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया था। जैसे ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है ना, ये जो आई क्रॉस है इसके अबाउट आता है ma²/12 + ma² 12, मतलब ma²/6 आता है। कैसे आता है, इसके अबाउट हमने निकाला था ये ma²/12 और ये भी ma²/12, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी तो ये निकल के आ गया ma²/6। अब तो मतलब ये हमें क्रॉस पता है, तो मैंने आपको बस बताने के लिए बता दी कि हाँ भाई कैसे आया ma²/6। लेकिन हमें किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, हमें तो ये जो तो कोनों से जा रही है, डायगोनल जिसे कहते हैं हम, है ना, उसके अबाउट निकालना है। तो मतलब इस वाले डायग्राम के हिसाब से देखो तो इस हमें तो ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है, राइट। इस वाली एक्सिस के अबाउट पता लग जाए तो मजे आ जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट है I1, इसको तो मिटा देते हैं, क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई, तो जो एक्सिस मैंने बनाई है उसके अबाउट है I1, तो मैं कह सकता हूँ सिमेट्री से इस एक्सिस के अबाउट भी क्या होगा, I1 ही होगा। अब फिर मैं लगा दूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो मैं लिख सकता हूँ I बराबर I1 + I1। भाई कैसे, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में भी हैं और उसके परपेंडिकुलर है I। अब I तो हमें पता है कितना, ma²/6, तो ये कितना हो गया 2I1, तो I1 कितना आ गया ma²/12। अरे ये तो आ ही गया। मतलब अगर आपसे स्क्वायर प्लेट में पूछे कि इस एक्सिस के आउट कितना होगा तो आप बता सकते हो, m का मतलब है मास ऑफ द शीट, a का मतलब है साइड ऑफ द शीट, a का मतलब क्या है, साइड ऑफ द शीट, और 12 का मतलब तो भैया 12 भी होता है। तो अब कौन बताएगा मेरे को, यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई करूँ इस एक्सिस के अबाउट, बताइए। जो मैं 4i लिखा है ना, ये मैंने 4i लिखा है, ये मतलब पूरे सिस्टम को मैं मान लेता हूँ, इस पूरे सिस्टम के लिए इस एक्सिस के अबाउट है I', उस I' को मैं 4i के बराबर कर दूंगा और फिर i की वैल्यू निकाल लूंगा। तो I' में कितना लिखूं, कौन बताएगा, इसको कंपेयर करते हुए आपको लिखना है। भाई यहाँ पे जो I1 आया है ना, I1 लिख लेता हूँ, चलो थोड़ा और, को I1 लिखना है। यहाँ पे जो मैंने I1 माना है वही है ये I1, लेकिन बस यहाँ पे मास m था, यहाँ मास कितना है 4m, तो m की जगह मैं लिखूंगा 4m, है ना। यहाँ पे इसकी साइड a थी, यहाँ पे साइड है √12, तो यहाँ साइड लिखूंगा √12 का स्क्वायर, और नीचे तो मेरे को लिखना है 12, तो नीचे तो 12 भी आएगा। इसको किसके बराबर करना है, I' किसके बराबर है 4i के बराबर, इसको बराबर कर देंगे 4i के, तो यहाँ से i की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, कितनी आ रही है बताइए। तो यहाँ से आ रहा है 4m 2l² डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 4i। 4 से 4 गया, ये आ गया i बराबर ml²/6। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली, जो आंसर आना चाहिए था, दैट इज दिस इज द आंसर, राइट। बताइए, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, ये मैंने आपको याद कराने के लिए लिखा है। ये साइड में जो है ये है फ्लैशबैक, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है, ये था, हमने सिमेट्री का यूज करके इसको ऐसे बनाया, इस एक्सिस के अबाउट I1 ये आ गया, इसको 4i के बराबर किया तो i निकल गया, खत्म, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। चलिए एक लास्ट सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है ना,
नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो आप बोलोगे सर नॉन यूनिफॉर्म रॉड को तो आप पहले भी करा चुके हो। हाँ करा चुके हैं, वही है। बट मैं आपको अब यहाँ सिखाऊंगा कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके कैसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है जो आपको पहले कराया था कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो रॉड के परपेंडिकुलर और इस एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करिए। तो बस फर्स्ट वही सवाल है जो हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन जो अगला है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द COM, मतलब सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और रॉड के परपेंडिकुलर, दूसरा सवाल है इसके अबाउट निकालो। तो ये दूसरी वाले क्वेश्चन के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन, तो आप कर ही लोगे, तो फर्स्ट वाले में लिमिट लगाओगे, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम इसको करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। करिए सवाल को। कैसे करें बताओ। ए इज कांस्टेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करिए पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ऑब्वियस एलिमेंट लेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड नहीं है ना। करिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया dx, उसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू आपको दी है a इंटू एक्स, तो ax dx मास हो गया। इस छोटे से एलिमेंट का, ये क्या एलिमेंट है, पॉइंट मास एलिमेंट है, तो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस कितना आएगा, di। उस di को मैं लिखूंगा dm एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये कितनी, ax dx इंटू एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम कांस्टेंट हम बाहर रख लेते हैं एक साथ, तो a है बस कांस्टेंट, तो a एक्स क्यूब dx। राइट, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन दोनों साइड। ओके, लिमिट क्या रखेंगे इंटीग्रेशन की, 0 से a। कैसे, एलिमेंट यहाँ से लिया है, तो पहला एलिमेंट x बराबर 0 पर आएगा और आखिरी एलिमेंट x बराबर a पर आएगा। राइट, तो यहाँ से हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, मतलब a की पावर 4 अपॉन 4, तो a की पावर 4 इंटू a हो जाएगा a की पावर 5। तो आंसर आया a की पावर 5 अपॉन 4। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is perpendicular to the rod and passing through the end for non-uniform rod। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो भैया ये एक्सिस इस बार यहाँ आ गई, तो आप एलिमेंट तो ऐसे लोगे, एक्स पे जाके dx का dm यही आएगा, सब कार्यक्रम यही चलेगा। पर यहाँ पे जो आपने एलिमेंट ये लिमिट लगाई है 0 से a, आप इस लिमिट को क्या कर दोगे बताओ भाई। एक्सिस आपकी कहाँ है, आपकी एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे है, तो पीछे कितना जाना पड़ेगा। इस बार आप यहाँ से लोगे ना, लेंथ यहाँ से लोगे, तो पीछे जाना पड़ेगा आपको -a/2 से a/2। ठीक है, लिमिट तो लग जाएगी, पर एक पंगा और है वैसे इसमें, इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पे जो आपको x, देखो यहाँ पे आपको लैम्डा क्या दिया, लैम्डा इज इक्वल टू a इंटू एक्स। तो यहाँ पे x कहाँ से नापने को बोला है, x इस पॉइंट से नापने बोला है, तो आपको पहले वो चेंज करना पड़ेगा। खैर मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा, किससे, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन पर मैं आपको यहाँ पे करना सिखाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, इंटीग्रेशन से आप करना और मुझे भेजना, मैं चेक करूंगा कि आपने सही किया है नहीं, और आप भी चेक कर सकते हो कैसे, आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करें चाहे इंटीग्रेशन से करें। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं करा रहा हूँ, इंटीग्रेशन आप खुद से करोगे आज और चेक करोगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और सेम नहीं आता है आंसर तो मेरे को भेजना, मैं आपको गलती बताऊंगा। ठीक, हाँ भाई, दूसरे सवाल में हमें
ये जो एक्सिस है वो बीच में आ गई, कहाँ पे आ गई, सेंटर ऑफ मास पे आ गई। इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। क्या मैंने सही लिखा है क्या? क्या इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा क्या? क्या इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा? कौन कौन कहता है होगा? हाँ, नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ी होगा, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा। मतलब आगे चलने पर मास बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा मास की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। तो मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ने पर जा रहा है, वैसे डेंसिटी बढ़ रही है तो मास ज्यादा होगा। तो कहीं किसी रैंडम पॉइंट पे होगा, हमें नहीं पता, पर सेंटर ऑफ मास यहाँ तो नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा, राइट भाई। इसके अबाउट जो आएगा दैट इज ICOM, है ना। और हमें इसके अबाउट तो पता है, x बराबर 0 के अबाउट पता है कितना, वही तो निकाला अपने i। उसके अबाउट पता है अपन को i, तो अपन यहाँ पे थ्योरम लगा देंगे फिर। ये i मुझे पता है, लेकिन उसके लिए मुझे बीच की डिस्टेंस भी चाहिए, राइट। तो थ्योरम लगा देंगे अपन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगा देंगे? हम लिख देंगे कि i बराबर ICOM प्लस MD²। हमें क्या चाहिए और क्या पता है? हमें i पता है, ICOM चाहिए, तो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस तो पता ही नहीं हमें d। तो पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या आपको m पता है, मास पता है आपको? देखना जरा सवाल में कहीं m दे रखा है क्या, टोटल मास ऑफ द रॉड दे रखा है क्या कहीं? m पता है क्या आपको? नहीं, m भी नहीं पता है। अरे i पता है, ICOM निकालना है, ठीक है। लेकिन ये m और d क्या है ये तो पता ही नहीं है, तो पहले ये तो निकालें। अरे पहले ये तो निकालने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मास, ठीक। तो मास कैसे निकालेंगे देखना। तो ये रहा है भाई, dm बराबर कितना है? dm बराबर ये आया ax dx। ये ना हमने लिमिट लिया ऐसे x पे जाके dx, छोटा सा लिमिट लिया। तो dm बराबर, मैंने कि उस टुकड़े का मास कितना है, dm आया। तो dm बराबर आया आपका, dm बराबर आया ax dx। तो उसका लिख सकता हूँ ऐसे, लिखा ax dx। ये dm, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, x की लिमिट लग जाएगी 0 से a, बिकॉज मास तो मैं पूरी रॉड का चाहिए ना, पूरी रॉड का चाहिए, मतलब x बराबर 0 से x बराबर a तक का, इसलिए मैंने लिमिट लगा दी 0 से a। तो dm का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, टोटल मास। तो यहाँ से आ जाएगा m टोटल, उसको मैं m लिख देता हूँ, बराबर a इंटू x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² बाई 2, और इसमें लिमिट लग जाएगी a से 0, तो a²बाई 2। तो मास कितना आ गया भाई, a³ बाई 2। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, मास आ गया भाई, a³ बाई 2 मास आ गया। चलो एक दिक्कत तो सॉल्व हुई। अब ये d भी निकाल दो। d कैसे निकालें? तो d निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। इसको x बराबर 0 मानते हुए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने हो गए यहाँ पे, x मान ले, XCOM। तो XCOM फाइंड करने पड़ेंगे भाई, x बराबर 0 हमने ये मान रखा है ना। तो कोऑर्डिनेट निकालो भैया, XCOM निकालो। कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा। क्या होता है XCOM बराबर? तो XCOM बराबर अगर आपको याद हो तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ DMX अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। क्या कुछ ऐसा ही होता था? आया याद कुछ? ओके, अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन dm की वैल्यू, dm तो बार बार हम देख ही रहे हैं, dm बराबर कितना है, ax dx। तो dm की जगह हम पुट कर देंगे ax dx इंटू x। x क्या होता था, कोऑर्डिनेट। x क्या होता था, जो पार्टिकल हमने, मतलब जो हमने एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो एलिमेंट हमने क्या लिया, एलिमेंट तो यही चल रहा है, यही एलिमेंट लिया x जगह dx पार्टिकल। तो इसके सेंटर ऑफ मास यही होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x। तो x मतलब x ही है। बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिस की हमने इनकी, है ना। डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना आ जाएगा, टोटल मास m, m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लिमिट क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, 0 से a।
एलिमेंट तो हमने ऐसे लिया ना 0 से। चलिए भैया सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय m फ्रॉम 0 से a, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट डाल दोगे a क्यूब बाई 3, a क्यूब इंटू a हो गया a की पावर 4 बाई 3, a की पावर 4 बाई 3 डिवाइडेड बाय मास m, m अभी हमने निकाला a क्यूब बाई 2, ये आ गया a क्यूब बाई 2। सॉल्व करो जरा कितना आया है, 2 बाई 3, 2a बाई 3 फाइनली आ गया। तो हमको ये x सेंटर ऑफ मास मिल गया। x सेंटर ऑफ मास मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो कि क्या है d, तो d बराबर कितना आ गया 2a बाई 3। समझ में आई बात भाई? अब सारी हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं, हमें i पता है, m पता है, d पता है, i सी m निकाल देंगे अब फटाक से भाई, कर दो। तो यहाँ लिखेंगे हम i इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आया आई सी ओ एम इज इक्वल टू आई माइनस एम डी स्क्वायर। आई कितना आया था, आई हमने निकाला फर्स्ट क्वेश्चन में a की पावर 5 बाय 4 माइनस m कितना आया था, अभी हमने निकाला a क्यूब बाय 2 एंड डी स्क्वायर। तो d की वैल्यू है 2a बाई 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाय 9, है ना। बस इसको सॉल्व करना है। ओके, तो क्या किया हमने, हमें सेंटर ऑफ मास का आउट निकालना था, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ा पहले, यानी कि डी निकालना पड़ा, टोटल मास निकालना पड़ा, फिर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया अच्छे से। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? तो क्या समझते हो आप टॉर्क से, क्या होता है टॉर्क? टॉर्क बेसिकली होता है, टॉर्क कहते हैं हम जो किसी की रोटेशनल स्टेट को चेंज करता है। जैसे किसी पार्टिकल की जो ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करता है वो फोर्स होता है, राइट। जैसे फोर्स लगाने पर कोई ब्लॉक रुक गया या चलने लगा या उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमने लगे, रोटेट करने लगे, या रोटेट करते हुए रुक जाए या अपनी रोटेशन करते हुए डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उस पर क्या लगा है, इसका मतलब टॉर्क लगा है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज द टॉर्क? इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक सीखने वाली बात, जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई यही लिखते थे ना अपन, फोर्स याद करो, हम लिखते एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt, कि जो मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज है दैट इज फोर्स, राइट। वैसे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है डी एल अपॉन डी टी। अब ये एल क्या है, देखो ये पी क्या होता था, मोमेंटम, या मैं कहूं अच्छे से लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम,
मतलब कोणीय संवेग, मतलब हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टॉर्क, और टॉर्क को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का सिंबल है टॉर्क का, टाउ। ठीक, अरे बात समझ में आई? तो ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन हाँ जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ठीक है भाई, चलिए अब हम सीखेंगे कि टॉर्क मतलब, अब जैसे फोर्स तो हम लगाते हैं, एफ फोर्स बोलते हैं, हमने किसी को पुश किया है, धक्का दिया तो उससे फोर्स आ जाता है, पर ये टॉर्क कैसे आता है, टॉर्क लगाया कैसे जाता है? तो बेसिकली फोर्स ही टॉर्क लगाता है। जब फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट हम निकालें कि इस पॉइंट के अबाउट, तो फोर्स ही टॉर्क लगाता है। कैसे? इस तरीके से, ये फॉर्मूला लगता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जैसे उसको डायग्राम से हम समझते हैं, तो हम यहाँ सीख रहे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ड्यू टू अ फोर्स, फोर्स के कारण किसी पॉइंट के अबाउट, किसी बिंदु के सापेक्ष लगने वाला टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं टॉर्क को? बल आघूर्ण। घुमाने वाला फोर्स, है घुमाने वाला बल, टॉर्क। ठीक है, चलो खैर आ जाते हैं वापस से। तो हम सीख रहे हैं किसी फोर्स के कारण किसी बिंदु के अबाउट लगने वाला टॉर्क। फॉर्मूला तो होता है आर क्रॉस एफ। पहले डायग्राम समझते थोड़ा सा। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये इस पॉइंट ओ के अबाउट हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब यहाँ इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है। यहाँ पे हमने एक इसको कील ठोक रखी है, राइट, यहाँ पे ऐसे किलकित कर रखा है, हिंज कर रखा है, मतलब इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक, अब मैंने यहाँ से कुछ दूरी पर, इस पॉइंट का नाम है पी, वो तो वो पॉइंट हो गया जहां से ये हिंज्ड है, जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट घूम सकता है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है, अब बताओ इस एफ फोर्स की वजह से क्या होगा। ये यहाँ से सोचना एकदम कि यहाँ से ये कील लगी हुई है, जैसे अपना डोर होता है, दरवाजा होता है ना, कमरे का दरवाजा होता है जो, है ना, तो वो भी तो साइड में एक जगह से किलकित होता है, हिंज्ड होता है, उसके अबाउट ही तो वो घूमता है। जब हम दरवाजे पर फोर्स लगाते हैं, अपने हाथों से उसे खींचते हैं या धक्का मारते हैं, तो क्या होता है, वो जहाँ पे हिंज्ड रहता है उसके अबाउट वो घूम जाता है, राइट। लगाया तो फोर्स ही था। वैसे ही यहाँ पे भी इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स लगाने से क्या होगा, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। फोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक कंपोनेंट तो आगे की तरफ होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, राइट। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ से तो ये हिंस्ड है तो खींच तो सकता नहीं है ये, है ना। लेकिन इस वाले फोर्स की वजह से क्या होगा, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा देगा, ऐसे घूमने लगेगा। मतलब फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है, उसकी वजह से इस ओ के अबाउट इस ऑब्जेक्ट पर एक टॉर्क आ जाएगा, एक रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा, उसे हम टॉर्क कहेंगे, राइट। समझ में आई बात? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जानने वाली बात की ये आर वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर क्या है। तो एफ वेक्टर तो है फोर्स, फोर्स वेक्टर। आर वेक्टर है ओ से पी का ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। ओ से पी, ओ क्या है, जिस बिंदु के अबाउट ये किलकित है, हिंज्ड है, इसको बोलेंगे अपन हिंज्ड। जिसके अबाउट अपन टॉर्क निकालते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे कील ठुकी हो असली में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे, कहेंगे कि भाई वहां पे हम हिंज मान रहे हैं, उसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट घूम सकता है या घूम रहा होगा। ठीक, इसको हम हिंज्ड बोलेंगे। और जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो हो गया पी। तो बेसिकली आर वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर। आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी वेक्टर। ठीक है, ओपी वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी। और एफ वेक्टर तो आप जानते ही हो, फोर्स वेक्टर। और एंगल हो गया थीटा। तो एंगल थीटा किस किसके बीच में है, आर वेक्टर, देखो यहाँ पे दिख रहा है आर वेक्टर है ये तो, और ये एफ वेक्टर। तो बेसिकली एंगल जो थीटा है, एंगल थीटा इज बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। समझ में आई बात? थीटा क्या है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। तो बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉर्क हो गया पॉइंट ओ के अबाउट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। समझ में आया? आर वेक्टर क्या है, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी वेयर द फोर्स इज एक्टिंग with respect to the point O
अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष, जिसके अबाउट हम ये टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम इस चैप्टर में जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे टॉर्क हो, या आगे आगे में एंगुलर मोमेंटम और काफी सारी चीजें, तो हमेशा वो किसी ना किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट करेंगे। एक्सिस चेंज करने पर वो वैल्यू ही बदल जाएगी। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने देखा, हमने एक्सिस चेंज की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बदल जाता था, वैसे ही यहाँ पे टॉर्क के साथ भी होगा। हम एक्सिस चेंज करेंगे तो हो सकता है किसी एक्सिस के बाद अलग टॉर्क हो, दूसरे एक्सिस के बाद कुछ और टॉर्क हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको? टॉर्क आपको लिखना आ गया, टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क क्या है? टॉर्क बेसिकली जैसे फोर्स की वजह से टॉर्क लगाना सीख रहे हैं हम, कि कोई फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से ऐसे टॉर्क आ गया। ये ऑब्जेक्ट घूमने लगा, तो घूमने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो है वही टॉर्क है। यहाँ पे एफ वेक्टर का मतलब क्या है? फोर्स ड्यू टू विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क। और आर वेक्टर क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। वो टॉर्क के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस है, क्या होगी इसकी डायरेक्शन बताओ? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये क्रॉस का नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आपको याद आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम कहते थे। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है जो टू की टॉर्क है, और वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और एफ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ निकाला कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। जो टॉर्क होगा वो आर के परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो आर क्रॉस एफ का जो आंसर आता है वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ टॉर्क के परपेंडिकुलर होगा आर और टॉर्क एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। राइट, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ऑब्वियस है, अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? cos 90 होता है ना, याद करो। डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? मॉड ए मॉड बी cos थीटा। तो अगर यहाँ थीटा 90 है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0। भैया अगर दो चीज आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। राइट, अच्छा यूनिट क्या हो गई इसकी? यूनिट तो बड़ा ही आसान है। आर क्या है यहाँ पे? लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और फोर्स होता है न्यूटन। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन इंटू मीटर। सही है। और इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर याद है हमने कहाँ पढ़े थे? सर्कुलर मोशन में। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक्सियल वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले केस, पर्टिकुलर इस केस में देखते हैं, यहाँ पे जो ये फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। ये तो घुमाएगा नहीं, ये तो खींचेगा, ये घुमाएगा। तो घुमाएगा तो कैसे घूमेगा ऑब्जेक्ट? यहाँ पे इस तरीके से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने हाथ की उंगलियों को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंगूठी की डायरेक्शन क्या आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही है, के कैप की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। राइट, इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई? आउटवर्ड, ऊपर की ओर। आप चाहो तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करके। तो आर वेक्टर ये है, तो अपनी उंगलियों को आर वेक्टर की तरफ ले जाओ और इस तरह से मोड़ो कि एफ वेक्टर की तरफ आ जाए, तो अंगूठा अपने आप ऊपर आएगा। तो दोनों ही तरीके से हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क की। कौन कौन सा तरीका, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। दूसरा, एक्सियल वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अगर आप भूल गए हो तो एक बार सर्कुलर मोशन का पहला या दूसरा लेक्चर रिवाइज कर लेना, ठीक है? वहां पे एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हमने सिखाई थी। कैसे निकालते हैं कि अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओ तो अंगूठा ऊपर आ गया, तो आउटवर्ड के कैप कहलाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस के कैप कहलाएगा। अपनी उंगलियों को, राइट हैंड की उंगली को घुमाना होता है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये टॉर्क का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? एफ क्या है, आर क्या है, इसकी यूनिट क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अब इस फॉर्मूले को ही थोड़ा और हम डिटेल में समझेंगे कि भाई क्वेश्चंस में अप्लाई वगैरह कैसे करना है, ठीक है? देखिए, तो ये फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला में कब लगाना है? जब क्वेश्चन में या तो कोऑर्डिनेट दिए हों या वेक्टर्स दिए हों। समझ में ही बात? जैसे आर वेक्टर दे दिया कि आर वेक्टर ये है, एफ बी वेक्टर में दे दिया आई कैप जे कैप के कैप, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हिंज्ड है, अभी करेंगे ऐसे सवाल भी,
ऊपर हिंज है, पी पर एक फोर्स लग रहा है इतना, ओ के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पी के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, तो आप इसमें क्या यूज करोगे, आप इसमें आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर वाली फॉर्मूला यूज करोगे। अब आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट से आर क्रॉस एफ को हम क्या लिखते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, बेसिकली यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दूं, हाँ, तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इंटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में एंगल है, आर और एफ के बीच में एंगल है, आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है ना, पर इससे अब देखो, एक बार मैंने साइन थीटा को एफ के साथ लिया, जैसे देखो ये टॉर्क बराबर आर को अलग ले लिया और एफ साइन थीटा को साथ में ले लिया, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, एफ परपेंडिकुलर। देखो याद करो मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, लेकिन टॉर्क कौन सा लगाएगा, जो इस आर के परपेंडिकुलर होगा, राइट, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। ये डायग्राम नीचे ही बना हुआ है कि यहाँ पे मान लो ये है ऑब्जेक्ट और पॉइंट ओ, ये हो गया आर वेक्टर, यहाँ लग रहा है फोर्स एफ, तो एफ के हमने दो कंपोनेंट किए, तो ये वाला जो कंपोनेंट है क्या ये टॉर्क लगाएगा। आप सोचो कि एक डोर है, डोर दरवाजा इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे हिंज्ड है, इसको आप अगर ऐसे खींचोगे पकड़ के तो ये खुल जाएगा क्या, ये घूम जाएगा क्या, आगे पकड़ के खींचोगे वो उखड़ के जरूर आ सकता है आपके पास, ये घूमेगा नहीं, पर केवल आप आगे फोर्स लगा रहे हो। बात समझ में आई, जैसे डोर है यहाँ पे ऐसे ये चौखट के अबाउट इस तरीके से आप फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा क्या, नहीं, ये तो उखड़ के बाहर आ जाएगा। वैसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस फोर्स से कोई टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क किससे आएगा, टॉर्क केवल उसी फोर्स से आएगा जो आर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एफ साइन थीटा का मतलब क्या है बेसिकली, अब देखो थीटा तो जरूरत आने पर, यहाँ पे थीटा है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल, ये ध्यान रखना, आर और एफ के बीच का एंगल है थीटा, तो आप ये वाला भी याद रख सकते हो, आर एफ साइन थीटा, पर थीटा याद रखना, फिर वो आर और एफ के बीच में होना चाहिए। पर मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छा है ये वाला याद रखो, थीटा का कोई पंगा नहीं है, एफ परपेंडिकुलर वाला लेना है, मतलब एफ परपेंडिकुलर कौन का मतलब किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। तो क्या हो गया, फोर्स का कंपोनेंट हो गया यहाँ एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मैं तो ये वाला याद रखता हूँ, ठीक। और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं साइन थीटा को इस आर के साथ ले लूँ तो क्या बन गया, ये आर साइन थीटा इंटू एफ। अब इसको समझो डायग्राम से, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखना, ये ज्यादा, ये थोड़ा सा अलग है मतलब। तो देखो ये आर वेक्टर था, ये फोर्स लग रहा था, ये एंगल थीटा था, लेकिन इस बार हमने किसके कंपोनेंट किए हैं, आर के कंपोनेंट किए हैं, है ना। तो आर के कंपोनेंट किए हमने, एक ये रहा, ये तो आर वेक्टर है ना। हाँ भाई, एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई। तो इसके हमने कंपोनेंट किए, तो कंपोनेंट कुछ इस तरीके से किए कि, हाँ देखना कंपोनेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे किसके कंपोनेंट कर रहे हैं, आर के कंपोनेंट कर रहे हैं। तो आर के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो आर के दो कंपोनेंट होंगे इस तरीके से, एक कंपोनेंट तो होगा फोर्स के पैरेलल, एक होगा फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो इस डायग्राम में देखो मैं दिखाता हूँ आर साइन थीटा कैसे आया, ये ध्यान से देखना। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, और ये 90 है, ये मैंने कंपोनेंट किया है, ये 90 है, और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अब देखना कंपोनेंट करते हैं इसके, तो आर का कंपोनेंट किया हमने, तो आर का कंपोनेंट एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, ये ऐसे, तो दो कंपोनेंट हुए, ठीक है। अब कंपोनेंट करने तो एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऐसे यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो एक ऐसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये हो गया एक अंतर कोण अल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, है ना।
तो आर साइन थीटा क्या हो गया बताइए, ये वाली चीज आर साइन थीटा हो गई ना भाई। आर का एक कंपोनेंट ये हो गया थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हो गया आर साइन थीटा, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हैं, इसमें हमने फोर्स के कंपोनेंट नहीं किए, फोर्स को एक्सटेंड किया ऐसे, और ओ से उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, दैट इज आर साइन थीटा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आर वेक्टर के दो कंपोनेंट की, एक तो फोर्स के पैरेलल, एक फोर्स के परपेंडिकुलर। तो ये आर परपेंडिकुलर का मतलब है कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, और यहाँ पे क्या था, कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। बात समझ में आई? तो जरूरत के हिसाब से हम इसको यूज में लेते हैं। जैसे कई बार फोर्स के कंपोनेंट करना आसान होता है तो फोर्स के कंपोनेंट कर दो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, कई बार इस आर के कंपोनेंट करना आसान होता है तो आर के कंपोनेंट कर देते हैं हम फोर्स के परपेंडिकुलर। तो मैं लिख देता हूं इसको कि व्हाट इज दिस आर परपेंडिकुलर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, राइट? ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। समझ में आ गई? तीन फॉर्मूले आपको याद रखने टॉर्क निकालने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिख दिया यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड फॉर्मूला। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको ऐसी नाम है इसका, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे फोर्स लग रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो व्हेन टॉर्क अबाउट अ पॉइंट विल बी जीरो ड्यू टू अ फोर्स। तो हमें अभी हमने सीखा किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना। अब हम सीख रहे हैं कि कब जीरो हो सकता है। तो देखो फॉर्मूले से पता लग जाएगा कब जीरो हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो अगर फोर्स एट दैट पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट में कि अगर ये जो एफ है ये इस ओ पर ही लग जाए जहां पे वो हिंस्ड है, या जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, अगर एफ उसी पे लग जाए तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। भाई आर क्या होता है? ओ से पी तक की दूरी। पी पॉइंट क्या है? जहां पे फोर्स लग रहा है। ओ क्या है? जहां जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, राइट? समझ गए? मतलब कुछ ऐसा हो गया कि जो ओ है वही पी हो गया। ऐसा कुछ हो गया ना, जो ओ है वही पी हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये वाला पार्ट हम अगर डिलीट कर दें तो इसमें क्या हुआ कि ये पूरा यहीं पे आ गया। ऐसा कुछ हो गया, ओ ही पी बन गया, फोर्स ओ पे ही लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आर वेक्टर था, आर वेक्टर बिकम्स जीरो, सो टॉर्क बिकम्स जीरो। समझ गए? और दूसरा पॉइंट क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? अब देखो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस पॉइंट ओ से पास कर जाए, इसका मतलब फोर्स ऐसे लगे तभी तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ से पास कर जाएगी। मतलब ये थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया 0 डिग्री। तो उस केस में भी हाँ भाई, तो देखो जैसे इस वाले पॉइंट को समझते हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है कि फोर्स को एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं फोर्स के, एक तो ये वाला कि फोर्स ऐसे इधर लग रहा है, और दूसरा केस क्या हो सकता है? हाँ, तो इसमें दो केस हो सकते हैं कि अगर हो सकता है फोर्स ऐसे लगे, हो सकता है फोर्स इधर लगे, पर दोनों ही केसेस में ये जो फोर्स है वो कहाँ से पास हो रहा है? उस पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना है, राइट? तो इन दोनों ही केसेस में जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है बेसिकली? यही तो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को एक्सटेंड कर दो। तो इस केस में क्या जीरो हुआ? बताओ क्या हो गया? इस केस में फोर्स भी लग रहा है भाई। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ,
साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क 0 क्यों हुआ? आर भी है यहाँ पे, भाई आर है ना, ये पॉइंट पी है, तो ओ से पी तक की दूरी आर है, बेसिकली आर वेक्टर ये हो जाएगा यहाँ, ये दिस इज द आर वेक्टर, यहाँ पे दिस इज द आर वेक्टर। फोर्स भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है, तो इस केस में तो जो थीटा है वो हो गया 0 डिग्री, और इस केस में थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। भाई आर वेक्टर आगे देखो ना, यहाँ पे आर वेक्टर ऐसे, एफ वेक्टर ऐसे, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। तो साइन 180 जीरो होता है, और यहाँ कितना हो गया 0 डिग्री, साइन 0 भी 0 होता है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ भाई, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि टॉर्क कब 0 हो सकता है, जब या तो फोर्स, जब तो आर ही 0 हो जाए, मतलब जो फोर्स है उसी पॉइंट पे लगे जिस पॉइंट के बाद हम टॉर्क निकाल रहे हैं, या जो फोर्स है वो पैरेलल हो जाता है, एंटी पैरेलल हो जाए, या ऐसे कह सकते लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू दैट पॉइंट जिसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे टॉर्क निकालना है, टॉर्क वेक्टर फाइंड करना है एक्चुअली आपको, मतलब टॉर्क विद डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, है ना। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन, और तीनों तरीके से फाइंड करना है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तीनों तरीकों से आप निकालना सीख जाए उसे। ठीक, चलिए मैं फाइंड करके दिखाता हूँ, तीनों तरीके से फाइंड करके दिखाता हूँ। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या था, तो तीनों फॉर्मूला आप लगाने सीख जाओ, इसलिए आपको तीनों तरीके से मैं लगा के दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट। तो मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि ये फर्स्ट फॉर्मूला तब लगाना है जब कोऑर्डिनेट्स दिए हों, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो दिए हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द आर वेक्टर, पहले आर वेक्टर तो निकालें। तो व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर बेसिकली ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर कैसे निकालें? तो ओ से पी को मिलाने वाला जो ये जो वेक्टर है, दिस इज द ओपी वेक्टर, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 - 0 i कैप प्लस 3 - 0 k कैप, सॉरी j कैप। ये समझ में आया कैसे लिखा? भाई ओ से पी, ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 0, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 3, तो पहले एक्स का लिखा 2 - 0 i कैप, 3 - 0 j कैप। ये हो गया ओपी वेक्टर या आर वेक्टर। और नाउ एफ वेक्टर, व्हाट इज द एफ वेक्टर हियर? तो एफ वेक्टर नीचे की साइड है 10 न्यूटन, तो नीचे क्या हो गया -j कैप, तो मैं लिख सकता हूँ -10 j कैप। अब आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर जो कि है 2 i कैप प्लस 3 j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको -10 j कैप से। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता ही है, ये कितना हो जाएगा बताइए? ये निकल के आएगा टॉर्क इज इक्वल टू -20 k कैप। ओके, ये फर्स्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड देखना चाहे टॉर्क का तो कितना आ गया 20, और डायरेक्शन देखना चाहे तो कितना आ गया -20 -k कैप, मतलब -k कैप डायरेक्शन में टॉर्क लेगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी राइट हैंड रूल वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट के भरोसे और वेक्टर के भरोसे रहा, और इसने मुझे फाइनल आंसर दे दिया। अब मैं दूसरे तरीके पे चलता हूँ। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा टॉर्क का, क्या सिखाया था आपको दूसरा फॉर्मूला टॉर्क का, कि टॉर्क पर ये मैग्नीट्यूड देता है, टॉर्क इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। तो बेसिकली आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर तो ये है ही, मैंने आपको बताया, दिस इज द आर वेक्टर। तो यहाँ फोर्स के हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। करो भाई फोर्स के कंपोनेंट, तो फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए होता है, जो कि परपेंडिकुलर हो आर के, मतलब ये वाला कंपोनेंट। तो यहाँ एंगल वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो निकालो एंगल। क्या दिख रहा है आपको, ये कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो मतलब ये 2 हो गया, एक्स एक्सिस 2 हो गया, ये 3 हो गया, राइट। इस एंगल को आप थीटा मान लो। तो अगर ये थीटा हो गया तो थीटा निकाल लेंगे बाद में, ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, मतलब कि ये हो गया थीटा, राइट। तो अगर ये एफ है तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ परपेंडिकुलर। अब कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बट हाँ हम यहाँ पे तो रख ही सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क का आंसर आ गया मॉड ऑफ आर। अरे हाँ, मॉड ऑफ आर तो निकालो कितना आएगा, मॉड ऑफ आर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो भाई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
√13। ओके, तो ये आ गया आपका √13। अब एफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो एफ परपेंडिकुलर है एफ कॉस थीटा। अब ये मत रट लेना कि एफ साइन थीटा सिखाया था सर आपने, तो मैंने मना किया था ना कि थीटा तो कोई सा भी हो सकता है, वहां पे आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। तो यहाँ आर ये है, एफ ये, तो ये वाला एंगल थीटा लेते तो फिर वो साइन थीटा आ जाता, लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर वाला चाहिए। अब कॉस थीटा कैसे निकाले बताऊँ, आपके सामने एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना हो गया 2, भाई ये 3 है, ये 2, तो कॉस थीटा कितना हो गया 2/√3, तो रख दो भैया √13। एफ है 10, कॉस थीटा है 2/√13। तो देखो कितना आया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया 20। बट ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब डायरेक्शन आपको निकालनी पड़ेगी एक्सियल वेक्टर या राइट हैंड थंब रूल से। तो हम एक्सियल वेक्टर का यूज करता हूँ मैं तो सोचो कि ये कोई इसके अबाउट फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, सोचना ध्यान से। यहाँ पे ये हिंज्ड है, इसके अबाउट फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा भाई। अगर ये हिंज्ड है, यहाँ पे फोर्स इसका कंपोनेंट ऐसा है, तो किसी चीज अगर मान लो ऐसे रॉड होती, ये फोर्स ऐसे लगता, तो ये रॉड ऐसे घूमती। इस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाओ, तो अंगूठा किधर आया, अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के कैप आ गया ना, माइनस के कैप। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया फॉर्मूले का यूज करके, और डायरेक्शन निकाल ली राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। तो ये मत सोचना सर इससे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यही बढ़िया था भाई। यहाँ पे तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तीसरा तरीका भी लगेगा, पर कई जगह पे केवल ये लगेगा ऐसा। तो ये सवाल तो मैंने ऐसा दिया है जहाँ पे तीनों चीजें लग रही हैं आपकी, तीनों फॉर्मूले लग रहे हैं, है ना। तो आपको सीखना तीनों से ही है कि कैसे निकालते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आखिरी तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या था, तीसरा फॉर्मूला क्या था? आर परपेंडिकुलर इनटू मॉड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ठीक है। अब आर परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, मतलब अब हमें आर का कंपोनेंट करना है, पर कौन सा कंपोनेंट चाहिए हमें, जो फोर्स के परपेंडिकुलर। तो फोर्स तो ये रहा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये, तो ये तो पता ही है ना हमें, ये कितना है भाई, आर का ये वाला कंपोनेंट तो पता ही है ना हमें, ये चीज कितनी है, तो 2 है। तो मतलब आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, 2 हो गया भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है, आर का मतलब क्या है, दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2, काम बढ़िया हो गया है। तो यहाँ से हमने आर परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दी 2, और एफ तो 10 है ही। तो लो यहाँ से भी आंसर कितना आ गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया 20। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन तो वही एक्सियल वेक्टर से निकालना पड़ेगी। तो भाई ये हिंट है, फोर्स ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घूम रही है, तो उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाने पर उठाया नीचे, तो ये आ गया -20 के कैप। इस तरीके से समझ गए। तो इस तरीके से देखो, तीनों फॉर्मुलों का यूज करके मैंने टॉर्क निकाला, आंसर सेम ही आया, लेकिन तीनों तरीके में देखो अलग अलग चीजें निकालनी पड़ी ना। एक बार एफ परपेंडिकुलर था तो फोर्स के कंपोनेंट किए, आर परपेंडिकुलर था तो आर के कंपोनेंट किए, इस तरीके से। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई सा भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया हो कि सर ये मॉड ऑफ आर कैसे निकाला, तो बेटा ये जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ये है मॉड ऑफ आर, मतलब डिस्टेंस ओ से पी तक की डिस्टेंस होती है ना आर। कोई भी बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। आर परपेंडिकुलर कैसे निकाला, तो आर का कंपोनेंट किया मैंने इस तरफ, कितना आएगा आर कॉस थीटा, तो रखो आर कॉस थीटा। देखो आर वेक्टर ये है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए, यही तो परपेंडिकुलर है फोर्स के परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप क्या लिखोगे कि आर परपेंडिकुलर बराबर आर कॉस थीटा। आर कितना है √13, कॉस थीटा कितना है 2/√13, √13 से √13 गया 2 आ गया, ठीक। चलिए तो फिर आप टॉर्क का रिवीजन करना, टॉर्क के फॉर्मूले कैसे लगाते हैं इसको खुद से करके देखना, नोट्स कंप्लीट करना, फिर हम अगली क्लास से उसके क्वेश्चंस करेंगे टॉर्क के, कि हाउ टू फाइंड द टॉर्क, ठीक।